तो आज के इस लेक्चर में बात करूंगा मैं आप लोगों से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। क्यों इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल रखा गया और क्या इसका हमारे पास में इंपॉर्टेंस रहेगा, कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अभी तक हमने जो सीखा था वो हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सीखा। उसमें मैंने तीन पैरामीटर्स को लेके बात करी आप लोगों के साथ में। सबसे पहला पैरामीटर थीटा था, दूसरा हमारे पास में ओमेगा और तीसरा अल्फा। तीनों को अच्छे से आपने खेला, इनके साथ में जितने भी क्वेश्चंस हमने बन सकते थे काइनेमेटिक्स को लेकर वो हमने सीखे। और साथ ही इन तीनों के रिलेशन आपने सेटअप करना सीखा, जो हमारे पास में एक्स यानी कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और तीसरा हमारे पास में एक्सेलेरेशन, लीनियर एक्सेलेरेशन की बात कर रहा हूँ। यानी कि एक दूसरे के कन्वर्जन आप लोगों ने सीखे। कैसे हम हमारे एक्सेलेरेशन को डिवाइड करते हैं कि दो तरह का हमारे पास में एक्सेलेरेशन होता है, एक होता है टेंजेंशियल और दूसरा हमारे पास में होता है रेडियल। और यहां से आपने देखा कि ए रेडियल यानी कि जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन है वो बहुत ही नेसेसरी है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन है, या कहूं कि मैं एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए, ये पैरामीटर्स उसके अंदर में आने के लिए। तो ए रेडियल को लेकर हमने काफी न्यूमेरिकल सोल्व किए। देखिए, जो आपने सीखा कि ये जो पैरामीटर्स है मेरे पास में थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये हमारे जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर में जनरेट होते हैं। और इनको जनरेट करवाने वाला कौन सा? ए रेडियल कंपोनेंट है। अब ए रेडियल है यानी कि उसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन आ रहा है, और एक्सेलेरेशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में आता है तो हम कहते हैं कि वहां पर कंफर्म है कि कोई ना कोई क्या रही होगी, एक फोर्स रही होगी। ठीक है भाई। अब जो सर्कुलर मोशन एक ऑब्जेक्ट कर रही है, एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लो इस पॉइंट से चलती है और ये सर्कुल करके यहां पर आ जाती है, तो हमने इसका एक फोर्स को नाम दिया था कि यहाँ पर एक फोर्स लगती है जिसको आपने जाना था सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने नाम दिया था एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास में उसकी वेलोसिटी वी है, जो कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, खाली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर में नहीं है। और हो भी सकता है, दोनों केसेस मेरे पास में है, ये टेंजेंशियल उसके अंदर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ए रेडियल जो है वो जो हमारे पास में मिनिमम कंडीशन है कोई भी एक सर्कुलर मोशन करवाने के लिए, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तभी ऑब्जेक्ट हमारे पास में एक सर्कुलर मोशन करता है। और उसका फॉर्मूला आपने लिखा था एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये यहां तक की कहानी हमने सीखी थी अपना स्टैटिक के अंदर में। आज जो शुरू करेंगे उसके अंदर मैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को लेके बात करूंगा कि ये फोर्स जो आप यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, दिस एफ कहां से हमारे पास में आता है, ये कौन प्रोवाइड कर सकता है, ये एफ जो है ये कहां से इसके पास में जनरेट हो सकती है ताकि ये एक सर्कुलर मोशन कर जाए। भाई ऐसा तो है नहीं कि हवा में इसके पास में ये एफ आ गया, ये एम बी स्क्वायर अपने आप तो आएगा नहीं। तो कौन सी फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो इस एफ को जनरेट करती है? तो यहां से हमारे चैप्टर की नींव रखी जाती है, जिसको आप जानते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब बात करिए इस फोर्स को लेकर, तो ये फोर्स हमारे पास में कई तरीके से आ सकती है। पहला तरीका बात करूं कि मान लेता हूं कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसको मैंने एक फिक्स पॉइंट पर बांध दिया और यहां से मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे। मैंने हाथ में एक धागा लिया और धागे को ऐसे घुमा रहा हूं, तो वो क्या कर रहा है, इसके अंदर में एक सर्कुलर मोशन जनरेट करवा रहा है। आप देखेंगे कोई धागे को आप बांधेंगे और ऐसे घुमा, उसके पत्थर बांध देंगे और घुमाएंगे तो देखेंगे एक सर्कुलर मोशन वो कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन आया कहां से? यहाँ पे आप जो स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं इसके अंदर में एक टेंशन डेवलप हुई, ये मेरे पास में टेंशन डेवलप हुआ, तो ये टेंशन क्या है, इसके अंदर में वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, यहां पर उसने प्रोवाइड करी हमारे पास में टेंशन ने। ठीक है भाई। अगर मैं दूसरा केस बात करूं कि मान लो एक सर्कुलर मोशन मैंने किसी ऑब्जेक्ट का करवा रहा हूं, ये कोई एक छल्ला डाल देते हैं, एक विड डाल देते हैं, और इसको मैंने इनिशियली एक फोर्स प्रोवाइड किया। जैसे मैं इसको वो फोर्स प्रोवाइड करता हूं तो आप लोग देखते हैं कि ये अपने आप में एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इसमें, इस पाथ के ऊपर में। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होती है उसकी नॉर्मल फोर्स। समझेंगे इसको भी, न्यूमेरिकल्स आएंगे तब अच्छे से इसके बारे में पता लगे कैसे इसके अंदर में नॉर्मल जनरेट हुआ है। तो नॉर्मल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूँ जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था, एफ इजिकल टू एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये फोर्स आखिरकार जनरेट होती कैसे है? पहला तो केस ही हो सकता है कि भाई उसके अंदर में टेंशन रही हो जो स्ट्रिंग हमने यूज करी है, क्योंकि बिना फोर्स के एक ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सेलेरेशन नहीं आ सकता। या फिर कहें कि अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सेलेरेशन है, देयर मस्ट बी प्रेजेंट ए फोर्स, और वो फोर्स कई तरीके से जनरेट होती है। पहला टेंशन का मैंने एग्जांपल दिया, दूसरा नॉर्मल का हो सकता है। तीसरे की बात करूं तो स्प्रिंग आप लोगों ने देखी है,
ये मान लेते हैं एक फिक्स एंड है और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया एम मास का और इसको मैं सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन रेस्पॉन्सिबल होगा इसके अंदर में सर्कुलर मोशन करवाने के लिए? जो हमने स्प्रिंग यहाँ पर यूज करी है, दिस स्प्रिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। देखिए अभी जो चीजें बता रहा हूँ ये आपकी आगे चीजों को जोड़ने के लिए सिखा रहा हूँ मैं, कि आखिर ये कोज है क्या, कहाँ से हमारे पास में आ सकते हैं और कैसे हमें अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी उसके ऊपर में ले जाने का काम है बेसिकली। तो अभी आप चीजें सीखते चलो कि अच्छा दिमाग के अंदर में एक इमेज बनाते चलो, एक सर्कुलर मोशन आ रहा है हवा में, तो अपने आप आएगा नहीं, वो कई फोर्सेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। जैसे बात करूं कि आप सभी इस एग्जांपल से फेमिलियर हैं कि सन है और सन के चारों तरफ में अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो ये कौन सा फोर्स है जो इनको बांध के रखा हुआ? मान लीजिए अर्थ है मेरे पास में, तो कौन सा फोर्स है जो इनके बीच में बांध के रखा हुआ है? तो यहाँ पर आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स आती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस अर्थ का एक सर्कुलर मोशन कैरी आउट करवाने के लिए। आई थिंक थोड़ी थोड़ी इमेज आपको क्लियर होती आ रही होगी जहां पर मैं ले जाना चाह रहा हूं। तो ये जो फोर्स है जो यहाँ पे आप लोग डिफाइन करते हैं फिजिकल टू एम बी स्क्वायर आर, ये ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है भाई। उसको बैलेंस जरूर करते हैं, जो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स जी इजकल टू हमारे पास जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, हम उसके साथ में कंपेयर करेंगे, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोस्टैट को लेके। मान लेते एक चार्ज है और सभी ने पढ़ा है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इसके चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब रिवॉल्व कर रहे हैं तो भाई अगर इस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन करना है तो कंफर्म है कि इसके अंदर में एक रेडियल एक्सेलेरेशन आना चाहिए, और रेडियल एक्सेलेरेशन आएगा तो कहां से आ रहा है इसके बीच में? ये आ रहा है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण में, ठीक है भाई। अब जब हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, जब आगे के चैप्टर्स आएंगे हमारे पास में, तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ आप लोगों ने ऐसे सीखा है कि मान लेते हूं मैं इस फील्ड के अंदर में कोई भी चार्ज को छोड़ देता हूं तो वो अपने आप में क्या करेगा, एक v वेलोसिटी दे देता हूं तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन यहां पर कैरी आउट करता है। तो यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ उसके पास? बिल्कुल सही, यहाँ पर उसके पास में अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो था या मैग्नेटिक फोर्स जो था वो रेस्पॉन्सिबल था इस ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर पाथ कैरी आउट करवाने के लिए। अब आगे वहां पर जब मैं इन चीजों को यूज करूंगा ना तो बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा कि कहां से फोर्स आया, क्यों इसके अंदर में सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा ये सर्कुलर मोशन इस मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में एक रेडियल एक्सेलेरेशन जरूर रहा होगा। क्योंकि हमारी कंडीशन यही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट में रेडियल एक्सेलेरेशन नहीं है, यानी उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो वो सर्कुलर मोशन नहीं कैरी आउट कर सकता। अब यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर में सर्कुलर मोशन कैरी आउट करवाने के लिए। चलिए एक और एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके ऊपर में काफी डिस्कशन भी रहेगा। मान लेता हूं कि एक मेरे पास में पाथ है, कुछ इस तरह का ट्रैक बना हुआ है और यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी गाड़ी है वो मूव कर रही है। तो इस गाड़ी को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए इस ट्रैक के ऊपर में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इस ट्रैक के ऊपर में उस ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन कैरी आउट करवाने के लिए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कैसे आएगी, इसके ऊपर में बहुत खेलेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसके ऊपर में देखेंगे, ठीक। तो अभी आपको क्लैरिटी आई कि अच्छा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस सर्कुलर मोशन के अंदर में जो फोर्स यहाँ पे लग रही है, यानी कि जो इसके ऊपर में एक्सेलेरेशन कैरी आउट करवाई गई है, देखो इसका रेडियल एक्सेलेरेशन मान लेते हैं ये है मेरे पास में। तो ये रेडियल एक्सेलेरेशन होता है, आपको जानकारी है कि जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन होता है उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स भी होनी चाहिए, या तो उस डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में, यानी कि रिटार्डेशन जो होगा। तो एक्सेलेरेशन मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन का उसके अंदर में चेंज आ रहा है, यानी कि वहां पर क्या प्रेजेंट है मेरे पास में, एक फोर्स प्रेजेंट है। तो ये दोनों चीजें हैं, जब तक फोर्स नहीं आएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सेलेरेशन नहीं आएगा। तो जो हमारे पास में कोज है वो फोर्स है और जो उसका इफेक्ट है वो उसके अंदर में एक्सेलेरेशन है। तो इन दोनों को इंटर रिलेट करना आपको आना चाहिए। जब भी एक्सेलेरेशन में आगे से नाम लो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा एक्सेलेरेशन है तो कंफर्म है कि वहां पर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कहां से जनरेट हो रहा है? उस फोर्स को जनरेट करने वाले ये मेरे पास में 6-7 तरीके मैंने आपको बताए हैं, तो इनके साथ में हम इसको लिंक अप करेंगे। अच्छा अब देखो थोड़ा सा और इसको आगे कैरी आउट करता हूं। मान लेता हूं मैं कोई ग्राउंड फ्रेम पर खड़ा हूं और ग्राउंड फ्रेम से मैं एक जो सिनेरियो है उसको मैं यहां पर कैरी आउट कर रहा हूं ग्राउंड फ्रेम के अंदर में। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मैंने पत्थर है उसको या स्टोन है मेरे पास में, उसको मैंने बांधा हुआ है, यहां से मैं उसको ये स्टोन को बांध रखा है भाई, एक रस्सी मैंने यूज करी है और इसको मैंने v एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है जो कि कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि इसका जो स्पीड है वो मेरे पास में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन मेरे पास में चेंज हो रही है। ये v को कांस्टेंट लिखने का मतलब है कि मैं उसके स्पीड की बात कर रहा हूँ,
ठीक है भाई, यहां से आपने इसको प्रोवाइड कर दी। तो पहले तो ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगी। बिल्कुल सही, अगर यहाँ पर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो मोशन होगा दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, और कौन सा एक्सेलेरेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर में रहेगा। बिल्कुल सही, अगर एक सर्कुलर मोशन कैरी आउट कर रही है ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर में रेडियल एक्सेलेरेशन प्रोवाइडेड होगा। तो दो चीजें आपको समझ में आती हैं एक फिगर को देख के कि भाई ठीक है, अगर मैंने v कांस्टेंट दे दिया तो इसके पास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो रेस्पॉन्सिबल कौन है, उसका रेडियल एक्सेलेरेशन है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर एक्सेलेरेशन जो रहेगा वो कहां पर रहेगा, रेडियली, यानी कि रेडियली इनवर्ड मेरे पास में डायरेक्शन में रहेगा। और ये जो ए आर है यानी कि रेडियल जो एक्सेलेरेशन है, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, जो मेरे पास में ये ब्लॉक बना हुआ है, इसकी एफबीडी कुछ ऐसे बनेगी कि यहाँ पर इसके पास में एक्सेलेरेशन लग रहा होगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू रहती है मेरे पास में वी स्क्वायर बाई आर। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में एम है। अच्छा जी, अब इस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलेरेशन लग रहा है, टेंजेंशियली तो उसके ऊपर मेरे को फोर्स लग नहीं रहा है, टेंजेंशियली क्योंकि हमने v को कांस्टेंट मान लिया। अगर v कांस्टेंट है तो हमें समझ में आता है कि at दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि टेंजेंशियल उसके पास में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, यानी कि टेंजेंशियली फोर्स हमारे पास में 0 है। तो उसकी तो कहानी हमारे पास में आउट हो गई है। अच्छा, अगर इस ऑब्जेक्ट पर मेरे पास में सेंटर की तरफ में एक्सेलेरेशन लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन लगने का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर कंफर्म है कि क्या आएगा, एक फोर्स जनरेट हुआ होगा, और वो जो फोर्स यहाँ पर आ रहा है वो कौन जनरेट करवा रहा है, यानी कि जो फोर्स है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर में एक टेंशन डेवलप हो गया होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन मेरे पास में एफ लगेगा या फिर कहूँ कि ए होगा, उसी डायरेक्शन में मेरा एफ भी प्रेजेंट होगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक टेंशन डेवलप हो गया, और वो टेंशन की डायरेक्शन भी कहां पर रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि यही आपका की पॉइंट है, आगे सारी चीजों को इसी से मैं रिलेट करता हुआ चलूंगा। तो ये जो टी इसके पास में आया, यानी कि जो टेंशन इसके पास में डेवलप हुई है, जो थ्रेड मैंने यूज किया था भाई, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक धागा लो और धागे के पास में एक स्टोन बांध लो, पत्थर बांध लो, और उसको घुमाने की कोशिश करो, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास में स्ट्रिंग है उसके अंदर में एक तनाव आ जाता है। अब वो तनाव आया है यानी कि उसके अंदर में एक टेंशन डेवलप हुई है, तो वही तो रिस्पॉन्सिबल है उसको घुमाने के लिए। अगर मान लो उसके अंदर में स्लैग होता तो पत्थर अपने आप नीचे गिर जाता मेरे पास में, या वो एक सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाता। तो ये जो उसके अंदर में खिंचाव आया है ये किस डायरेक्शन में आता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं पत्थर यहाँ फेंक रहा हूँ तो खिंचाव इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। खिंचाव तो जिस डायरेक्शन में हमने बांधा है, और ये खिंच आप ऐसे इसको थोड़ा देर लटका के रख लो, ऐसे आप जो स्टोन है आपके पास में इस पॉइंट से और नीचे की तरफ में देखोगे तो यहाँ पर एक खिंचाव हो जाता है इस वायर के अंदर में या स्ट्रिंग के अंदर में। तो मैं इसी टेंशन की बात कर रहा हूँ, तो टेंशन की जो आ रही है वो स्ट्रिंग के अंदर में आ रही है, और वो स्ट्रिंग के अंदर में आ रही है तो वो कोशिश करती है इसको सेंटर की तरफ मिलाने की। और अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक रेडियल एक्सेलेरेशन डेवलप हुआ है तो वहां पर एक फोर्स भी डेवलप हुई है, और वो फोर्स कौन सी होगी मेरे पास में, वो टेंशन आ गई है। ठीक है भाई, तो हमें एक जर्नल फॉर्मूला पता है कि फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लगाते हैं तो एज पर न्यूटन लो, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स जो हमारे पास में होती है मास इनटू में एक्सेलेरेशन होती है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो मास है वो हमने m माना हुआ है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है एक सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो इस पे रेस्पॉन्सिबल कौन सी फोर्स है इसको लाने के लिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर जो टेंशन है ये रिस्पॉन्सिबल है इसको लाने के लिए। तो जो फोर्स यहाँ पे डेवलप हुई है दैट इज इक्वल टू टी, मैं सिर्फ फॉर्मूले को रिलेट करवा रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर में आया है a दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। ये a नहीं है एक्चुअली, ये a रेडियल है। अगर मैं इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूं तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मास इनटू में ए रेडियल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, और सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए कौन सा एक्सेलेरेशन रेस्पॉन्सिबल होता है, रेडियल एक्सेलेरेशन होता है। देखिए बार बार मैं इस चीज को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर में ये एक घर कर जाए कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है कहीं पर भी, कंफर्म है कि वहां पर रेडियल एक्सेलेरेशन होगा ही होगा। और रेडियल एक्सेलेरेशन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी मैंने जो सिनेरियो लिया है वो मैं ग्राउंड फ्रेम को लेकर बात कर रहा हूं जिससे आप फेमिलियर है, और ये हमने फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दिया दैट इज इक्वल टू टी एम वी स्क्वेयर बाई आर। यानी कि उस थ्रेड के अंदर में उस स्ट्रिंग के अंदर में जो टेंशन डेवलप हुई है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम वी स्क्वेयर बाई आर से। लेकिन किसी के दिमाग में और आया कि नहीं थोड़ा सा और इसके अंदर में चेंज करो, तो जो मेरे पास में पैरामीटर्स हैं क्या मैं उनके साथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कौन से पैरामीटर हैं, थीटा, ओमेगा और अल्फा, क्या हम इसके साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आपका जो वी स्क्वेयर बाई आर है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो
रिलेशन हमने सीखी थी कि ओमेगा को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, ओमेगा दैट कैन बी गिवन एज, ओमेगा कैन बी गिवन एज v डिवाइड बाई r, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो मैं वही वैल्यूज यहाँ पर पुट डाउन कर सकता हूँ। तो यहाँ जो रिलेशन आएगा दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अगर मैं इस r को बड़ा मान लेता हूँ, ये r हो गया, ये r हो गया, और ये जो रेडियस था इसको हमने r यहाँ पर डिसाइड कर लिया, देन वी विल गेट द टेंशन दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई r। कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ इसको एक चेंज किया, इसका लुक जो है वो चेंज किया, और इसके अंदर में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। तो आप टेंशन जो है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू में r, या फिर m v स्क्वायर बाई r से। ये तीन दोनों फॉर्मूलाज आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसा भी हमारे न्यूमेरिकल के अंदर में वैल्यूज गिवन होंगी। एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो ये यूज कर लेंगे m ओमेगा स्क्वायर r, या फिर m v स्क्वायर बाई r हम यूज कर सकते हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ उस स्ट्रिंग की जिसके अंदर में टेंशन डेवलप हुआ है, मैं ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर यूज करी है। ठीक, इस एग्जांपल से हमने सीखा कि जो मोशन अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसके पास में एक रेडियल एक्सेलेरेशन होगा जो कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाएगा, और डायरेक्शन को चेंज करवाएगा तो यहाँ पर जो मेरे पास में ए रेडियल कंपोनेंट आया है तो कहीं ना कहीं एक फोर्स डेवलप हुआ होगा, और वो फोर्स हमारे पास में निकल कर आया उस टेंशन के बराबर में। और टेंशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर में m इंटू में ओमेगा वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन इस फोर्स को जनरेट करवाएगा, इस टेंशन को जनरेट करवाएगा, वो है हमारे पास में ए रेडियल वाला। तो ए रेडियल रेस्पॉन्सिबल है इसके अंदर में एक सर्कुलर मोशन करवाने के लिए। तो इसको हमने इक्वेट किया है m ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर से। ये मैंने किस फ्रेम के अंदर में देखा है, यहां से मैंने देखा है इसको ग्राउंड फ्रेम के थ्रू देखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ मैं कहीं खड़ा हो गया हूँ और यहाँ पर खड़ा होकर मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिसको आप ग्राउंड फ्रेम मानते हैं, और या फिर आप मानते हैं इनर्शियल फ्रेम भी आप इसको जानते हैं। अभी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम पर आऊंगा, और एक बड़ी खूबसूरत चीज वहां से निकल के आएगी, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या आपको पता है कि इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों पड़ा है, देखते हैं इसको। तो इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी पड़ेगी, और उसको आप सभी ने जाना था स्यूडो फोर्स के नाम से। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में, अगर मैं इनर्शियल फ्रेम्स की बात करता हूँ, इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होता है कि आप एक ग्राउंड फ्रेम से चेक कर रहे हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर फ्रेम का कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है जहां से भी आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम के चले जाते हैं, ये इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी कर देगा सोल्व करना। जितने भी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आएंगे आप चुटकियों में उड़ा देंगे उन लोग, उन जितने भी न्यूमेरिकल्स थे। ये अभी तक जो चीजें मैंने बताई ये आपका, आपने पहले भी पढ़ी हुई ये चीज, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया बताया इसके अंदर में। हो सकता है कि ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको मैंने डेरिवेशन जो यहाँ पर लेके आया हूँ उसको सोचने का थोड़ा सा मैंने इसके अलग किया। यहाँ पर ए रेडियल का यूज करते हुए मैंने किया, आप डायरेक्टली इसको एम ए वगैरह करते होंगे। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, आई श्योर। और ये आपके न्यूमेरिकल्स को बड़ा इजी बना देगा, सोचने का तरीका आपका बदल देगा किसी भी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन का। और यही हमारे पास में डिफरेंस होता है, यहाँ पर आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी बनाने के लिए सिखाई जाती है। देखो, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का है कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां से मान लो कोई भी एम मास है, इसकी कोई भी वेलोसिटी रही होगी, इसको एक दूसरी फ्रेम से मैं चेक कर रहा हूं जिसका कोई ना कोई एक्सेलेरेशन होता है। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में m है, तो इस फ्रेम से अगर मैं चेक कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर फ्रेम पर खड़ा होकर मैं चेक कर रहा हूं जिसका एक्सेलेरेशन मेरे पास में प्रोवाइडेड है, उसकी वेलोसिटी यहां पर कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है और मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो न्यूटन ने कहा था कि भाई अगर आपको मेरे लॉज लगाने हैं, कौन सा लॉ, F इजिकल टू मास इंटू में एक्सेलेरेशन, वो वाला लॉ लगाना है, तो आपको कंफर्म है कि यहां पर या तो इनर्शियल फ्रेम में होना पड़ेगा, और अगर आप इनर्शियल फ्रेम में नहीं है यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि कोई एक्सेलेरेशन आपकी ऑब्जेक्ट के पास में जहां से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी कि ये मान लो मैं एक गाड़ी के ऊपर में खड़ा हूं जो कि एक्सेलेरेट करती हुई जा रही है, और एक दूसरी गाड़ी है जिसके अंदर में कोई मास है और उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मूव ये भी कर रहा है और मूव ये भी कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया कि इसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन आ गया, यानी कि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी। तो हम डायरेक्टली इस लॉ को नहीं यूज कर सकते, सेकंड लॉ जो न्यूटन का है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो यूज नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको यूज करना है तो आपको एक स्यूडो फोर्स यहां पर एग्जिस्टेंस में लाना पड़ेगा, और वो स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है, वो होता है मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को, मास ऑफ द बॉडी, जो भी मेरे पास में बॉडी है उसका मास।
किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं यहां से बैठ के? इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो m मास की है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहां पर जो है इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसका मेरे पास में मास आएगा। ठीक, अब जो फोर्स के साथ में हमारे पास में एक्सेलेरेशन भी आना चाहिए। तो अब बात आई कि किसका एक्सेलेरेशन आपको यूज करना है। तो जिस फ्रेम पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो पार्टिकल है जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसका जो एक्सेलेरेशन है, ये मेरे लिए क्या होगी, बेसिकली एक फ्रेम हो गई है जहां पे मैं बैठ के देख रहा हूं, जिस गाड़ी पे बैठकर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये जहां पर मैं बैठा हूं वो मेरे लिए एक फ्रेम का काम करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट का जो फ्रेम है, यानी कि जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो बात होती है वो होती है फ्रेम को लेकर। जिसने अगर काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो वहां पर भी मैंने इस चीज को एक बार डील किया था कि जो एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम है वो आपको यूज करना है। ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है, मान लेते हैं ये A1 से कर रही है और ये A से कर रही है, तो मुझे कौन सा एक्सेलेरेशन और मास यूज करना चाहिए? तो मास तो मुझे ऑब्जेक्ट का, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसका होता है, और एक्सेलेरेशन किसका, जिस फ्रेम पे बैठ के मैं देख रहा हूं, तो यहां पर एक्सेलेरेशन A1 आएगा। ठीक है भाई। और किसी भी फोर्स को पढ़ने से पहले उसकी पढ़ते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है हमारे पास में उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमारे पास में होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है भाई, आपने यहां पर मेरे को उसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया, अब दूसरी बात आई उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो याद रखें कि जो भी मेरे पास में एक्सेलेरेशन है फ्रेम का, उसके अपोजिट हमेशा स्यूडो फोर्स लगती है। जैसे यहां पर आपने कहा कि ए मेरा एक्सेलेरेशन है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो एक्सेलेरेशन होगा यहां पर, जो स्यूडो फोर्स का मेरे पास में डायरेक्शन आएगी, तो जो फ्रेम का एक्सेलेरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है। जैसे यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ये मान लेते हैं कि यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगता है जो कि एक्सेलेरेशन फ्रेम का आगे की डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, और ये किसके बराबर होगा, मास इनटू में एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। और एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम हमने यहां पर डिफाइन किया है ए। तो यहां से हमारे पास में एम ए आ गया, और उसको हम स्यूडो फोर्स के नाम से जानते हैं। स्यूडो फोर्स कुछ नहीं है, स्यूडो फोर्स इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हम जो भी ऑब्जर्वर है, अगर उस ऑब्जेक्ट पर मैं बैठा दूं, जिसको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वहां से उसके लिए पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला जो उसकी मेरे पास में फ्रेम है वो एक पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन के साथ में मूव कर रही होगी, तो वहां से न्यूमेरिकल्स सोल्व करना मेरे लिए इजी हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां पर सोल्व करवा देता हूं। वहां पर काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने इसको शायद टच किया था, सिर्फ वहां पे न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया था। मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, और यहां से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं 2 kg, और ये जो बॉडी है ये एक्सेलेरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये जो ऑब्जेक्ट है आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, या इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान ले तो 10 न्यूटन, इसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन लगा दिया, और यहां से ये बॉडी जो एक्सेलेरेट कर रही है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं केवल और केवल इसको ग्राउंड फ्रेम में चेक करता, अगर ग्राउंड फ्रेम में चेक करूं, तो मैं यहां पर खड़ा हो गया हूं, मेरा एक्सेलेरेशन जीरो है, तो मैं डायरेक्टली समझ में आता है कि अच्छा 10 इसका मेरे पास में एक्सेलेरेशन है, 10 इसका मास है, और 10 इसका फोर्स लग रहा है, 10 इंटू में ए, तो यहां से ए की वैल्यू मेरे पास में आ गई कितनी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गई है। लेकिन मैं अगर इस ऑब्जेक्ट पर खड़ा हो जाऊं, यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कोई गाड़ी है जिसका एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलेरेशन। इसको यहां पे लगाने के लिए, क्यों लगाने के लिए, क्योंकि मैं भाई इस ऑब्जेक्ट पर खड़ा हूं, मेरी फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल बन गई है, यानी कि मैं भी एक्सेलेरेट कर रहा हूं। अगर मैं एक्सेलेरेट कर रहा हूं तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स जनरेट होगा जो कि स्यूडो फोर्स के नाम से हम जानेंगे, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। 10 मेरे पास में आ गया उसका मास, और ऑब्जेक्ट या जो एक्सेलेरेशन यूज करते हैं, एक्सेलेरेशन किसका आएगा, जो हमारे पास में फ्रेम है उसका एक्सेलेरेशन, दैट इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया मेरे पास में 20 न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, बिल्कुल सही, जिस डायरेक्शन में आपकी फ्रेम मूव कर रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी फ्रेम का एक्सेलेरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने बनाई है दैट इज इक्वल टू 10 kg, ये 10 न्यूटन तो रहेगा रहेगा उसके पास में, जो यहां पर मैंने 10 न्यूटन लगाया था वो तो उस ऑब्जेक्ट के पास में रहेगा,
क्योंकि मैं इस फ्रेम से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो न्यूटन ने कहा कि भाई आपको एक स्यूडो फोर्स लानी पड़ेगी, तभी आप इसके ऊपर में मेरे लॉज लगा सकते हैं। ग्राउंड फ्रेम में मैंने यूज किया तो मैंने डायरेक्टली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लगा दिया, एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं इस फ्रेम में खड़ा होकर देख रहा हूं तो डायरेक्टली मैं नहीं लगा सकता, उसके लिए मुझे एक स्यूडो फोर्स उसमें जनरेट करनी पड़ेगी, जो कि जिस ऑब्जेक्ट जो जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके एक्सेलेरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसका एक्सेलेरेशन आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो स्यूडो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन पीछे आएगी, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यहां से ऑब्जेक्ट के पास में कितना आया, दैट इज इक्वल टू टोटल इसके पास में 10 न्यूटन आया, डिवाइडेड बाई मेरे पास में 10, यहां से भी एक्सेलेरेशन आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे मैं इस फॉर्मूले से ऑब्जर्व करूं, चाहे मैं इस फॉर्मूले से ऑब्जर्व करूं, दोनों ही केस के अंदर में जो एक्सेलेरेशन आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट का वो सेम आ रहा है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्यूडो फोर्स है वो हमारी चीजों को आसान बनाती है, चाहे मैं ग्राउंड फ्रेम से उसको ऑब्जर्व करूं या फिर मैं किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के थ्रू ऑब्जर्व करूं। चलिए और बेहतर तरीके से आपको इस सर्कुलर मोशन के अंदर में अब जो टॉपिक आएगा वहां से समझ में आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से। अब ये है क्या, क्यों इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल रखा गया, उसकी कहानी भी समझेंगे। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रही है, अच्छे समझ लेना इस टॉपिक को, पेन ड्रॉप बिल्कुल पेन यूज नहीं करना अभी। और यहां से मैं ये एक थ्रेड बांध रखा है, कोई मैंने इसके ऊपर में धागा बांध रखा है, उस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं m है। समझना अच्छे से इस पॉइंट को, नोट्स तो आप बाद में बना लेना, बाकी सारी चीजें भी आप लोगों को मिलती हैं ग्रुप के अंदर में। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन, एक वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड करी है v, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अभी मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था पिछले केस के अंदर में, यहाँ पे मैंने आपको जो सिखाया था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने देखा तो मैं इस ग्राउंड फ्रेम में यहाँ पर खड़ा उसको चेक कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ, यानी कि मेरा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, जिस ऑब्जेक्ट पर मैं बैठा हूं वहीं पर मैं चीजों को देख रहा हूं। जो ऑब्जेक्ट मेरे को देखनी है, जहां पे मेरे पास में मास है, जिस ऑब्जेक्ट को मैं जहां से मैं देखना चाह रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जाकर बैठ गया हूं। ठीक है भाई। अब यहां पर आप बैठेंगे तो आपको समझ में आता है कि जो m मास है, आप खुद बताएंगे, देखना मैं कुछ इसके अंदर में नई चीज नहीं डालूंगा। तो आपको ये बताओ कि जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में m मास की है, उसका एक्सेलेरेशन क्या है। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में जाकर चेक करूं तो उसका एक्सेलेरेशन v स्क्वायर बाई आर है, और ये कौन सा एक्सेलेरेशन उसके पास में, a रेडियल एक्सेलेरेशन है। जो मेरे पास में मास m है उसका एक्सेलेरेशन v स्क्वायर बाई आर है, इतना समझ में आता है, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के नाम से हम जानते हैं, और उसको आपने a रेडियल नाम दिया। ठीक भाई। अब यहां पर आप देखो कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसीडर कर लूं जिसका मास m है, और इसके ऊपर में मैंने बैठा दिया अपना चीटा, जहां पर मैं उसकी फ्रेम के ऊपर में बैठ जाता हूं, यानी कि चीटा वहां पर बिल्कुल मैं पकड़ के बैठ गया हूं उस ऑब्जेक्ट को। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलेरेशन क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलेरेशन भी मेरे पास में a रेडियल है, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई में r। क्योंकि जो एक्सेलेरेशन उस फ्रेम का है, क्योंकि फ्रेम मतलब मैं उस मास के ऊपर में बैठ गया हूं भाई, फ्रेम यही तो होता है ना कि कहां से मैं बैठकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में बैठ गया हूं, जो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर मोशन को कैरी आउट कर रहा है, ये कैरी आउट कर रहा है सर्कुलर मोशन को, मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बैठ गया हूं। तो ऑब्जेक्ट पर बैठने से जो एक्सेलेरेशन उस ऑब्जेक्ट का होगा, उस मास का होगा, वही एक्शन डायरेक्टली इस चीटा के पास में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये चीटा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इस मास के, भाई दो चीज सिनेरियो इसमें समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसके अंदर में। मैंने कहा कि ये जो चीटा है, अगर मैं इस मास के रिस्पेक्ट में चेक करूं तो इसका एक्सेलेरेशन है 0, क्योंकि दोनों बिल्कुल रेस्ट में चल रहे हैं। लेकिन मैं कंपेयर करूं कि ये फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो ये जो मास है ये किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, v स्क्वायर बाई आर। और ये जो चीटा है ये भी किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ये उसके ऊपर में बैठ गया है। तो डायरेक्टली जो मास का एक्सेलेरेशन है वही ट्रांसफर हो गया इस चीटा के पास में, तो जिसके ऊपर में बैठा है वही उसकी फ्रेम हो गई है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो चीटा है, वो किसके ऊपर में बैठा था, मास के ऊपर में, तो इस चीटे का भी एक्सेलेरेशन क्या हो गया, v स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक भाई, यहां तक कहानी समझ में आती है हम लोगों को। अब यहां देखो कि जो ऑब्जेक्ट था, मास m था, इसके ऊपर में एक टेंशन लग रही है, और ये टेंशन कहां पे लग रही है, इसकी सेंटर की तरफ में लग रही है।
क्योंकि उस थ्रेड के अंदर में क्या आ गया कि टेंशन डेवलप हो गई है, और ये जो चीटा है यहाँ पर बैठकर देख रहा है। मैं इसकी फ्रेम में चीजों को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। ये जो चीटा है यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं इसकी रिस्पेक्ट में मैं चीजों को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ। तो हमें, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलेरेशन v स्क्वायर बाई आर है, और ये जो चीटा जिस फ्रेम में बैठा है उसका भी एक्सेलेरेशन मेरे पास में v स्क्वायर बाई आर है। यानी कि वो जो फ्रेम मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या आपको ये चीज समझ आती है कि ये नॉन इनर्शियल क्यों बन गया? क्योंकि जो चीटा यहां पर मूव कर रहा है उसके पास में भी एक एक्सेलेरेशन है v स्क्वायर बाई आर, और जब भी कहीं पर जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अंदर में एक्सेलेरेशन आ जाता है, दैट इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम को सोल्व करने का तरीका मैं बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे ये इक्वेशन उसके अंदर में यूज करनी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलेरेशन, तो मैं डायरेक्टली वहां पर यूज नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास इनटू में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास, और एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम हम यूज करते हैं। एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम हम यूज करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाई हुई है इसके ऊपर में एक फोर्स तो आपने डिफाइन कर दिया कि ये मेरे पास में टी, इसके ऊपर में टेंशन लग रही है। एक सेंट्रीफ्यूगल एक स्यूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर में, जो कि मैग्नीट्यूड होगा उसका कितना। पहले तो मेरे को मैग्नीट्यूड बताओ स्यूडो फोर्स का, एफ एस का। मास किसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस मास को ऑब्जर्व कर रहा हूं, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एम। और एक्सेलेरेशन किसका यूज करूंगा मैं, तो एक्सेलेरेशन मैं यूज करूंगा जो मेरा फ्रेम का एक्सेलेरेशन है। तो फ्रेम का एक्सेलेरेशन कितना आया था, यहां पर आपने देखा कि जो रेडियल एक्सेलेरेशन था वही डायरेक्टली एम के पास में था, क्योंकि एम के ऊपर मैं बैठ के देख रहा हूं तो यही मेरे पास में क्या बन जाएगा, उसका एक्सेलेरेशन बन जाएगा। और यहां से आपने डिफाइन किया एम वी स्क्वायर बाई आर। ये चीज में भी मैंने कोई नई चीज यहां पर नहीं बताई है, अब जो पॉइंट बताऊंगा वो नया होगा आप लोगों के लिए। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलेरेशन होता है, फ्रेम का एक्सेलेरेशन होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पर देखो कि एक्सेलेरेशन जो है फ्रेम का अंदर की डायरेक्शन में था, वी स्क्वायर बाई आर जो लग रहा था वो रेडियली इनवर्ड लगता है। कोई भी सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कैरी आउट कर रही है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके सेंटर की तरफ में लगता है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन उसके रेडियल एक्सेलेरेशन है उसके सेंटर की तरफ में लगता है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। और हमने कहा था कि आपने स्यूडो फोर्स जो लगाई है दिस डायरेक्शन में, आपका फ्रेम का एक्सेलेरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगी। तो इस केस के अंदर में अगर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन अंदर की डायरेक्शन में है तो ये फोर्स लगेगी, दिस इज आउटसाइड। तो इस पे जो एक्सेलेरेशन, जो फोर्स लगा जिसको आपने स्यूडो फोर्स नाम दिया, क्यों स्यूडो फोर्स लगानी पड़ रही है, क्योंकि न्यूटन ने ये कहा था कि अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम के यूज करते हुए मेरे लॉज को यूज करना है तो आपको ये सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा, मास इनटू में एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। ये कोई यूज नहीं आएगा आप लोगों के लिए जो कहानी मैंने बताई है, लेकिन ये कहां से आ रहा है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बहुत जरूरी होगा जो कि न्यूमेरिकल्स के अप्रोच में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जिसको आप सिर्फ एक रट लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा देंगे, भाई आया कहां से है वो आया इसलिए है क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी तो फोर्स उसके अंदर में नॉन इनर्शियल फ्रेम का यूज करते हुए जनरेट होगा। और यहां से जो जनरेट होगा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब पीछे मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि जो हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी क्या आया, एम वी स्क्वायर बाई आर आया। अच्छा, अब यहां से आपने इसको कंपेयर करना चाहा तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चीज हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहली चीज तो हमें कोई भी न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है तो ये एक तो टेंशन उसके अंदर में आ जानी चाहिए, और दूसरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर में जनरेट करो और इस पे लगने वाले एफ नेट को जीरो कर दो। आपका आंसर आपके हाथ में होगा। कैसे किया मैंने, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में दो फोर्स लगी, एक लगा एम वी स्क्र बाई आर और दूसरा फोर्स लगा मेरे पास में टी जो उसके अंदर में टेंशन डेवलप कर रहा था। और जब मैंने एफ नेट इक्वल किया तो यहां से भी मेरे पास में एम बी स्क्र बाई आर ही आया, जो कि पिछले केस के अंदर में भी आया था जो हम यहां पर यूज किया था। तो ये एम बी स्क्र बाई आर यहां पर भी आया था सेम। और जब मैंने इसको दूसरी फ्रेम से यानी कि सूडो का यूज करते हुए मैंने किया तब भी हमारे पास में यही आंसर आया, एम बी स्क्र बाई आर। और यहाँ मैंने जो न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाया था इसमें भी मेरे पास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और यहाँ से भी मेरे पास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। यानी कि फ्रेम को चेंज करने से मेरा डेटा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे आसान हुआ है, न्यूमेरिकल्स के साथ में अच्छे से बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। इस न्यूमेरिकल से, इस कंसेप्ट से मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये अपने आप में एक स्यूडो फोर्स ही होती है।
अच्छा जी, स्यूडो फोर्स थी तो आपने फिर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों नाम दिया भाई? क्या आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आता है इसके अंदर में? चलो पहले मैं थोड़ा सा सर्किल ही बना लेता हूँ। क्या आपको थोड़ा सा इसके अंदर में एक चीज समझ में आई कि ठीक है भाई, आपने यहाँ पर सेंटर की तरफ में टेंशन ले लिया और यहाँ की डायरेक्शन में आपका एम वी स्क्र बाई आर, यानी कि जो उसका, या फिर एम ओमेगा स्क्र आर, ये आपने इसके ऊपर में फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन ये फॉर्मूला लगाया तो ये जो सेंट्री फ्यूगल फोर्स है ये अपने आप में एक स्यूडो फोर्स जनरेट होकर आई है। स्यूडो फोर्स आई है। क्या ये स्यूडो फोर्स है वो कंप्लीट एक्सेलेरेशन के कारण में आई है? क्योंकि एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट हमने पढ़े थे, एक ए रेडियल होता है और ए टेंजेंशियल होता है। दो हमारे पास में एक्सेलेरेशन होते हैं ना, कोई भी आपका नेट होता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं उस फ्रेम के लिए। रेस्पॉन्सिबल कौन होता है सर्कुलर मोशन करवाने के लिए? उसका रेडियल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर ये एक स्पेशल केस आता है कि ये स्यूडो फोर्स जो है वो किसके कारण में जनरेट हुई है? उसके ए रेडियल के कारण में जनरेट हुई है। इसीलिए इसको एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन है ये अपने आप में क्या, एक स्यूडो फोर्स है जो कि आ रही है किसके कारण में? ए रेडियल के कारण में आ रही है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल हमने इसको क्यों नाम दिया। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ कि जो हमारी बॉडी थी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में या स्पीड के साथ में मूव कर रही थी। तो मैंने क्या किया, फ्रेम को चेंज किया है। फ्रेम को चेंज करने से मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। या अब इस केस में कैसे मैंने इजी किया, पिछले में जब आपने देखा तो ये जो आपके पास में एक्सेलेरेशन आया तो मैंने पहले इसका ए कैलकुलेट किया। मेरे पास में जो फॉर्मूला है एम बी स्क्वायर आई बाई आर आया, पहले मुझे इसकी वेलोसिटी वगैरह सारी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। उसके एफ बी डी वगैरह बनाकर मेरे को देखना पड़ेगा कि सेंटर की तरफ में क्या क्या लग रही है इसके अंदर में। इन केसेस के अंदर में जब मैं सेंट्रीफ्यूगल का यूज करूंगा तो मुझे पता है कि एक सेंटर की तरफ में टेंशन आएगी और एक अपोजिट डायरेक्शन में उसका सेंट्रीफ्यूगल आएगा। और उसका की पॉइंट ये है कि उन क्वेश्चंस के अंदर में आपको एफ नेट जीरो कर देना है। पॉइंट नोट कर लो, जो अप्रोच रखने वाली है सबसे पहले आपको जो भी टेंशन है वो लगानी है, दूसरा आपको उसके ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगानी है, और तीसरा स्टेप आपको एफ नेट वहां पर जीरो कर देना है। बस 3 स्टेप और आपका आंसर आपके हाथ में, कुछ नहीं है। और इसके बाद में यही इसकी सबसे बड़ी नींव थी, यही सबसे बड़ी अप्रोच है इसके अंदर में। अगर इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया तो समझ लो सर्कुलर मोशन अब आने वाला जो है बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो गया, आसान हो गया। चलो, तो यहां मैंने सिर्फ वही किया, मैंने फ्रेम को चेंज किया। मैंने यहां पर यह समझाया है कि फ्रेम के अंदर में एक्सेलेरेशन कहां से आया, और एक्सेलेरेशन आ गया तो हमने उसको एक नाम दे दिया कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम उसके अंदर में डेवलप हो गई है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम को अप्रोच करने का तरीका हमें पता है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, और एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम यूज करते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो आपके पास में यहां से आ गया, और डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, जो अपोजिट है, अपोजिट टू द फ्रेम एक्सेलेरेशन। फ्रेम का एक्सेलेरेशन जिस डायरेक्शन में, ध्यान रखना मैं वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूं, मैं एक्सेलेरेशन लिख रहा हूं, जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलेरेशन है उसके अपोजिट वहां पर यहां ये रहता है। चलो भाई, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आया, नाम क्यों आया इसका, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि स्पेशल केस है मेरे पास में ए रेडियल का, इसलिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ में लग रहा है, फ्यूगल जो कि अपने आप में एक स्यूडो फोर्स है। और स्यूडो फोर्स दिमाग में आते, देखो ध्यान रखना एक चीज को, कि मैं जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में ये सिनेरियो तुरंत डेवलप हो जाना चाहिए, चाहे अभी आप इसको डेवलप करना सीख लो, कि भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसके ऊपर में एक टेंशन लग रही है अंदर की तरफ में, ये थोड़ा सेंटर से इधर हो गया, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो बाहर की डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ये अपने आप में एक स्यूडो फोर्स है। और स्यूडो फोर्स कहां से आती है, ये पॉइंट ध्यान रखना, कि ये स्यूडो फोर्स आई है जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर बैठकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है ना? पिछला जो केस था जब मैं सेंट्रीपिटल की बात कर रहा था तो मैं यहां पर ग्राउंड फ्रेम में खड़ा होकर देख रहा था, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है ना कितना आसान आपके न्यूमेरिकल्स को कर देगा। बस जब भी कोई भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जानी चाहिए, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल वाले कंपोनेंट्स को लेके। दो पार्ट्स में हम अपने क्वेश्चंस को तोड़ेंगे, एक हमारे पास में रेडियल तरीके से और एक हमारे पास में टेंजेंशियल से। रेडियल के अंदर में तुरंत सेंट्रीफ्यूगल लगा दो, दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू एम बी स्क्र बाई आर से हम उसको कंपेयर कर देंगे, या फिर एफ नेट इक्वल टू जीरो हम कर देंगे।
और जो हमारे पास में टेंजेंशियल वाले होते हैं वो नॉर्मल जो हम अपने तरीके से सोल्व करते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे हम डायरेक्टली कर लेंगे। यहाँ पर क्यों मैंने यूज किया, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। वहां पर तो मैं डायरेक्टली F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सकता हूँ, लेकिन इसका ए रेडियल जो है वो चेंज हो रहा है, और ये रेडियल चेंज होने की वजह से मैं इसके ऊपर में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। और यहाँ से जो आएगा तो आपका स्यूडो फोर्स जनरेट होगा। तो ये दिमाग के अंदर में आपको क्लिक हो जाना चाहिए, जब भी मैं सेंट्रीफ्यूगल को सर्कुलर मोशन का नाम लूं तो सर्कुलर मोशन के अंदर में आपका डायनेमिक्स को भूल जाओ, अभी काइनेमेटिक्स आ जाना चाहिए। एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है भाई, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही होगी, ठीक है, उसके पास में दो एक्सेलेरेशन होंगे, एक रेडियल होगा और एक उसका टेंजेंशियल होगा। तो अभी हम सीखते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। मेन तो हमारा कंसर्न वही होगा ना, आपकी अभी थ्योरी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सोचना है, कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सोचना है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम जनरेट करते हैं, जब हम इसको ग्राउंड फ्रेम के थ्रू चेक कर रहे होते हैं और जो उसके सेंटर की तरफ में लगेगी। लेकिन जो हमारे पास में एफ नेट इज इक्वल टू जीरो वाला फॉर्मूला है ना, ये तब हम डेवलप करते हैं जब हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल को हम कंसीडर करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सेलेरेशन जो है वो जीरो कर दे, तभी तो एक सर्कुलर मोशन में कवर करेगी ना वो, और वो चीजों को आसान बना देती है। चलो, अब जो अप्रोच रहेगी आप लोगों को कैसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, अपना जो सर्किल है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अप्रोच सिखा रहा हूं आप लोग को। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द सर्किल। जिस भी सर्किल के अंदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी के दिमाग में ये आता होगा, अच्छा सर्कल तो यार कुछ ऐसा ही है, बस जहां ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वो सर्किल हो गया। लेकिन इसका बड़ा खेल रहेगा, ये जो सर्किल बनेगा ना, इसका बड़ा खेल रहेगा, अच्छे से समझ लेना इस पॉइंट को। सबसे पहले आइडेंटिफाई द सर्किल, कि वो किस डायरेक्शन के अंदर में एक ऑब्जेक्ट जो वो सर्किल कर रही होगी। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, कि एक मेरे पास में पेंडुलम है, एक पेंडुलम को मैंने यहां से और यहां तक, ये मैंने इसको छोड़ दिया। तो इसका मैं अगर आप लोगों से एक्सेलेरेशन पूछना, जो इसका मोशन है वो पूछना चाहूँ, तो किस तरह से बनेगा ये, अगर आप इसको डिफाइन कर पाए, तो ये जो एक्सेलेरेशन ऑब्जेक्ट का वो कुछ मेरे पास, सॉरी, कोनिकल अगर मैं इसके अंदर में बना दूं, तो ये क्या करेगा, इसका सर्किल कुछ इस तरह का मेरे पास में बनता हुआ जाएगा। तो ये सर्किल जो है ना पेंडुलम का, ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसको आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, यानी कि सबसे पहले आप उसके सर्किल को आइडेंटिफाई करो। ठीक, दूसरा आप लोगों को क्या करना होता है, उसके कंपोनेंट्स को आप कैरी आउट करो, यानी कि जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है उसको दो हिस्सों में आप तोड़ दो। पहला उसके रेडियल कंपोनेंट को पहचानो, और दूसरा उसके अंदर में उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट को पहचानो। जैसे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, मूव कर रही है, उसके अंदर में सेंटर से यहां पर एक एक्सेलेरेशन ये होगा और दूसरा एक्सेलेरेशन उसके सेंटर की तरफ में होगा। तो रेडियल वाले को सबसे पहले पहचान लो आप, और रेडियल वाला कंपोनेंट आपने पहचान लिया है, तो इसके ऊपर में आप एक फोर्स लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये कौन सा एक्सेलेरेशन फोर्स होगा, जो कि हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ये लगा दिया आपने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने के बाद में आपको तीसरा स्टेप इसमें जो करना होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर में एफ नेट इक्वल टू जीरो के बराबर में पुट कर देना है, बस आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। और टेंजेंशियल वाला जो कंपोनेंट आपने पहचाना है, इससे रिलेटेड आपके पास में 80 होगा, मास आपके पास में है ही ऑब्जेक्ट का। टेंजेंशियल वालों का आप नॉर्मली अपना फॉर्मूला, दैट इज एफ इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलेरेशन है, उसका यूज करते हुए सोल्व कर सकते हैं। मेन है हमारा जो अप्रोच है वो रेडियल वाले को सोल्व करना है। तो रेडियल वाले को सोल्व करने का मतलब ये है कि इसमें आपको सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आएगी रेडियल वाले को, उसमें आपको यही पहचानना जरूरी होगा कि उसका जो मोमेंट है, यानी कि सर्किल जो है वो कैसे बन रहा है ऑब्जेक्ट का। अब जैसे इस केस के अंदर में मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट ये सर्किल लेगा, हो सकता है कि किसी केस के अंदर में ऑब्जेक्ट इस तरह का सर्किल भी ले ले, हो सकता है किसी केस के अंदर में ऑब्जेक्ट एक इंक्लिनेशन की तरफ में आ जाए। तो आपको घबराना नहीं है उन क्वेश्चन को देख के, आपको ये देखना है कि अच्छा ये सर्किल ऐसा है, तो ये इसका सेंटर होगा कहीं, ये सेंटर है मेरे पास में, तो इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हो गया मेरे पास। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर फोर्स के ऊपर में, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका इस डायरेक्शन में हो गया। तो मैं रेडियली को पहचानना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये स्यूडो फोर्स का यूज करते हैं, हमें रेडियल कंपोनेंट को सोल्व करना है, और टेंजेंशियल, नोट कर लो इसको, कि जो रेडियल वाले हैं इनको हमें स्यूडो फोर्स का यूज करते हुए सोल्व करना है। और स्यूडो फोर्स का मतलब है कि पहले आप उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ, फिर उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उनको आप नेट कर दो, बस। टेंजेंशियल को आप नॉर्मल तरीके से सोल्व कर दो। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो और अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास में एक थ्रेड से बांध रखा है, जिसका मास है 2 kg एक,
और दूसरा इसके साथ में है 1 kg। दो मास मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ से आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मैंने इसको एक ओमेगा प्रोवाइड किया है, यहाँ पर मैंने ओमेगा प्रोवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। ये मैंने इसका ओमेगा प्रोवाइड कर दिया। इसके ऊपर में एक टेंशन डेवलप हुई है T1, यहाँ पर एक दूसरी टेंशन डेवलप हुई क्योंकि अलग स्ट्रिंग है, तो T2 यहाँ पर डेवलप हो गया। मैंने आपसे पूछा है फाइंड T1 एंड T2, करो सोल्व भाई इसको। ये पूरा सिस्टम है, इसको मैंने क्या किया, रिवॉल्व कर दिया एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ में मूव करवा रहा हूं मैं इसको। तो ये जब आप घुमाओगे इसको तो इसके अंदर में टेंशन डेवलप होगी, खिंचाव तो आएगा ना उसके अंदर में। तो ये खिंचाव जो आएगा T1 और T2, यही मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। चलो, नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, समझो इसको। ये मान लेता हूं मेरा जो केस था, जब भी सर्कुलर मोशन को लेकर आप लोगों के पास में क्वेश्चन आते हैं तो मैंने क्या क्या स्टेप बताए। सबसे पहला स्टेप आपको समझाया कि आइडेंटिफाई द सर्किल। ये मान लेता हूं कि मेरे पास में 1 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मूव कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ में कनेक्ट है, तो ये कुछ इस तरह का मोशन करेगा। जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का मोशन करेगा, ये ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास में इस तरह का मोशन रहेगा इस पूरे सिनेरियो का। मैं एफबीडी बात कर रहा हूँ जो 1 kg वाली है, ठीक है भाई। अब ये मूव करेगा तो यहाँ पर इसके अंदर में एक टेंशन डेवलप हो गया जिसको आपने नाम दिया T2। अब T2 आपने नाम दिया, तो अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, बस यहीं से पॉइंट नोट करते चल जाना कि अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैंने T2 तो उसका सेंटर की तरफ में डिफाइन कर दिया। मैं चाहूं तो इसको सेंट्रीपिटल का भी यूज करके सोल्व कर लूं, लेकिन मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं चीजें आसान करने के लिए। तो इसकी बाहर की डायरेक्शन में, यानी कि जो रेडियल है उससे बाहर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड होगा m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से। तो ये आप स्यूडो फोर्स बोल दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहां से आपके पास में आया, मैंने अब क्या करना है, जो मास मैंने लिया था, मास कौन सा लिया है, 1 kg जो लिया है, इसके ऊपर में एफ नेट को 0 कर देना है। तो एफ नेट इसके ऊपर में आपको समझ में आता है कि एक डायरेक्शन में उसके पास में लगा मास कितना है 1 kg, ओमेगा कितना गिवन था 2, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, और आर कितना है, यहाँ पर मैंने ये प्रोवाइड नहीं किया, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, और ये भी मेरे पास में 1 मीटर है। पॉइंट ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, 2 है, एक ये और एक ये। तो पूरा रिवोल्यूशन मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो ले रहा है वो इस सेंटर ऑफ पॉइंट से ले रहा है ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन से ले रहा है, तो ये 2 आ गया, तो यहाँ से आपको मिला 2, ठीक है। और इधर कितना फोर्स लग रहा है T2, इस पे नेट मुझे 0 करना है, तो T2 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो आपके पास में सीधा आंसर यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस, क्योंकि ये सिर्फ टेंशन की बात कर रहा है तो टेंशन निकालेंगे हम यहाँ से, छुट्टी पा लेंगे। तो दूसरा मेरे पास में 2 kg आया, तो 2 kg का स्टेप 1 आइडेंटिफाई द सर्किल। तो ये कैसे मूव कर रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि ये इसका रिवोल्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा। ये मेरे पास में T, जो इसके ऊपर में टेंशन लग रही होगी इस डायरेक्शन में, और ये जो रेडियस है ये 1 मीटर है, ये रेडियस आपके पास में 2 मीटर था, क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट ऑफ रोटेशन से इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस पे लगने वाला फोर्स एक इस डायरेक्शन में लगा, दैट इज T1, दूसरा इसके ऊपर में लगेगा सेंटर, जो रेडियल लिया है आपने, रेडियल आउटवर्ड लगेगा, जो सर्किल लिया है उसके आउटवर्ड लगेगा ये, तो ये आया m ओमेगा स्क्वायर इंटू में r। तो अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, कि एफ नेट है उसको आपको कर देना है 0 के बराबर। तो एफ नेट यानी कि इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो T1 दैट विल बी इक्वल टू m कितना है 1, ओमेगा स्क्वायर आपके पास में 4 हो गया, 2 था तो 4 हो गया, और ये मेरे पास में 1 हो गया, तो T1 की वैल्यू है आपके पास में 4 न्यूटन। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मास, अच्छा मास मेरे पास में 2 था, तो 2 न्यूटन आपके पास में डेवलप हो गया। लेकिन अगर आपको समझ में आता हो तो मैंने इसके ऊपर में T1 2 न्यूटन और ये मेरे पास में यूज जो किया है वो खाली इस मास को लेते हुए मैंने यूज कर दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोग समझ पाए हो इस क्वेश्चन को, तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी तो इस 2 kg से कनेक्टेड थी भाई, ये भी तो इससे कनेक्टेड है ना। तो एफ नेट का मतलब ये होता है कि इन दोनों को कंपेयर करना नहीं होता, उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं सबको आपको 0 करना होता है। तो ये तो आपकी जो अप्रोच आप लोग जो सोचते होंगे, ये 8, ये जो आपका कन्वेंशनल तरीका है उससे सोचते हैं, लेकिन ये हमारा तरीका जो है गलत है, क्योंकि एफ नेट 0 मुझे करना है, ना कि उस पर्टिकुलर केस में मुझे 0 करना है। तो यहां से मैंने देखा कि ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, दिस इज इक्वल टू 2 kg, यहां पर 8 न्यूटन जो लग रहा है वो लग रहा है
ये सही है यहाँ तक कि उसके ऊपर में 8 न्यूटन लग रहा होगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन एक टेंशन और भी तो लग रही है उसके पास में, ये T1, और T1 की वैल्यू भी मेरे पास में कितनी थी, 8 न्यूटन। और इधर जो टेंशन लग रहा है, सॉरी T2, और यहाँ जो टेंशन लग रहा है दैट इज इक्वल टू T1। तो T1 इक्वल टू 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला तरीका है, ये आपकी न्यूमेरिकल्स को इजी कर देता है। यानी कि जब भी आपको कोई भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा उसके अंदर में देखो कि उसका सर्किल क्या है, किस पॉइंट जो हमारे पास में सर्किल है किसके अलोंग वो घूमेगा। घूमने के बाद में सीधा उसका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो, और फिर उस पे लगने वाले एफ नेट जीरो कर दो, आपका आंसर आपके पास में होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। चलो पेंडुलम का केस ले लेता हूं मैं। एक पेंडुलम मैंने लिया है, यहां पर मैंने पेंडुलम लिया। जो चीज अभी मैं आप लोग को समझा रहा था ना, वो यहां से आपके थोड़ा सा और क्लियर आएगा। ये मेरे पास में पेंडुलम है, यहां से मैं उसको मूव करवा रहा हूँ, और ये इसके अंदर में टी टेंशन डेवलप हुई है। मान लेते हैं इसका मास जो है दिस इज इक्वल टू 2 kg, इसका मास जो है वो 2 kg है, और इसको मैंने इनिशियली एक वेलोसिटी दे दी है इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, और ये जो लेंथ है आप लोग को यहाँ से यहाँ तक की प्रोवाइडेड है 2 मीटर। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा है कि फाइंड टी, टेंशन इसके अंदर में आप लोग को बतानी है। पेंडुलम वाले केस से टेंशन से रिलेटेड या स्टिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं अभी बात कर रहा हूँ, आगे बहुत लंबा रास्ता में तय करना है। तो मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपको इन सब चीज़ों से बात करनी हो, टेंशन वगैरह से, आपको दिखता है कि ये ऑब्जेक्ट जो मैं इनिशियल वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करी है, तो कहीं ना कहीं वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो मुझे वो सर्कुलर मोशन उसका पहचानना है। आइडेंटिफाई द सर्कुलर मोशन, मैंने इसका सर्कुलर मोशन जो पहचान लिया, कुछ इस तरह का मेरे पास में सर्कुलर मोशन आ गया। ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पर था इनिशियली, जिसको मैंने नाम दे दिया एम। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जो भी सिनेरियो मेरे को गिवन है, मैंने उस सिनेरियो को उठाया, एम मास था। तो इस पे लगने वाले फोर्सेस, पहला तो कौन सा फोर्स लगाऊं, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर टेंशन डेवलप हुई टी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हुआ, दिस इज एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि इनिशियली मेरे को v गिवन था। ओमेगा गिवन होता तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेता, m ओमेगा स्क्वायर r यूज कर लेता। बस वो तो इंटर रिलेशन तो आपको समझ में आता होगा, जैसा भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग यूज करते चले जाओ। एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया। ठीक है, क्या मेरा ये केस बिल्कुल सही मैंने लिखा है, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर भाई। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अंडर ग्रेविटी भी तो है, तो इस पे एक फोर्स और भी तो लग रहा होगा नीचे की साइड में, दैट इज इक्वल टू mg। इसको मत छोड़ देना, कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं ये बोलूंगा कि जी को आपको नेग्लेक्ट कर देना है। इस केस में मैं ऐसा कुछ सिचुएशन आपको नहीं गिवन है, मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे पास में प्रोवाइडेड है, इसका यूज करते हुए आपको इसके अंदर में टेंशन निकालनी है। तो जब भी टेंशन का आपको दिमाग के अंदर में आए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, खुद टेंशन नहीं लेनी है, उस न्यूमेरिकल की टेंशन निकालनी है। तो वहां पर निकालने के लिए आपको उस सिचुएशन को कंसिडर करो, उसका एक सर्किल आप देखो कि वो ऑब्जेक्ट अगर घूमेगा तो कैसे घूम के जाएगा। वो सीधा दिख रहा है कि वो इस तरह का सर्कुलर मोशन करेगा क्योंकि ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा, तो ऐसा कर सकता है, वो ऐसे घूम के आ सकता है। वो फिजिबल है या नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वो ऐसा सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो कर सकता है तो भाई मैं उस सिचुएशन को उठाऊंगा, वहां पर कंफर्म है कि उसके अंदर में एक रेडियल एक्सेलेरेशन होगा। रेडियल एक्सेलेरेशन होगा तो वहां से मैं उसका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन मास भी है तो जी को मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया है, तो उसके ऊपर में वेट भी लग रहा होगा, दैट इज इक्वल टू mg, और ये लग रहा है। तो अब मैं कर सकता हूं तीसरा स्टेप, दैट इज एफ नेट इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप आइडेंटिफाई सर्किल, वो हमने कर लिया, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हमें क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है, लगा दिया हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर हमें देखना है एफ नेट इक्वल टू 0, और एफ नेट इक्वल टू 0 करने से पहले मुझे ये भी देख लेना है कि क्या कोई और फोर्स तो नहीं लग रहा है उसके पास में, जैसा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाऊंगा उस समय पे। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि टेंशन दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस में एम वी स्क्र डिवाइड बाई आर। एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, जी की वैल्यू 10 है। एम कितना आ गया 2, वी हमारे पास में 10 था तो यहाँ से आ गया 100 डिवाइड बाय रेडियस कितना गिवन है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 प्लस में 100, तो आंसर आया आपके पास में 120
न्यूटन। तो जो टेंशन इसके अंदर में डेवलप हो रही है, जो सिचुएशन मेरे को प्रोवाइडेड है यहाँ पर, उसके अंदर में 120 न्यूटन गिवन है। ये कैसे मैं निकाल पाया? क्योंकि इसको हमें समझ में आता है कि एक इनिशियल वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड करी है, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक सर्कुलर मोशन जरूर कर रहा होगा, और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैं इस टी का यूज करते हुए पेंडुलम के केसेस के अंदर में हम पढ़ेंगे, तो इस टी को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन जो की थंब रूल है इसके अंदर में वो तीन ही चलते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई द सर्किल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ, एफ नेट उस पर 0 कर दो और कैलकुलेट कर लो। ये तो सिर्फ बच्चा क्वेश्चन आपको करवाए मैंने, अभी तो बढ़िया क्वेश्चन आने आप लोगों के लिए बाकी है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर में कंटिन्यू करेंगे। मान लेते हैं कि एक मेरे पास में पॉइंट है यहाँ से, और मैंने इसको पेंडुलम को यहाँ पर बांध रखा है। सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, फिर हम आगे कॉनिकल पेंडुलम भी देखेंगे। और ये जो एंगल है यहाँ से इसके पास में बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। 53 डिग्री एंगल बना हुआ है, और ये पेंडुलम जो है वो इस पाथ के थ्रू मूव कर रहा है ऐसे। ये एक सर्कुलर पाथ मैंने प्रोवाइड किया है, यहाँ से ये मूव कर रहा है, और इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से प्रोवाइड करी है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनना इसको, यहाँ इस पॉइंट पर ले जाकर मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड प्रोवाइड करी है, यानी कि उसको इनिशियली हमने धक्का दिया है और इस पॉइंट पर पहुंचकर उसके पास में 10 मीटर पर सेकंड है। जो सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, मैं उसी सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। पिछला जो केस था, जिस सिनेरियो में जैसा कि आपको एक पिक्चर बनी हुई है, उस केस को ही देखना, अपनी मर्जी से इसको घुमाना नहीं है कि मैं यहाँ ले जाकर चेक कर लूँ, यहाँ ले जाकर चेक कर लूँ। एग्जामिनर हमेशा यही पूछता है कि जो सिचुएशन आपके सामने गिवन है वहां पर टेंशन कितनी होगी, लेकिन हम उसके इस पाथ का यूज करते हुए इसको अपना सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये ऐसा सर्कुलर मोशन ले रहा होगा। ठीक उसी तरह से ये यहां पर मैंने दिए, तो हमें समझ में आता है कि भाई ये मूव करेगा, फिक्स पॉइंट से मूव कर रहा है, तो कंफर्म है कि एक सर्कुलर मोशन करेगा, ये सर्कल बनाएगा इसके अंदर में। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, तो फाइंड द टी, यानी कि फाइंड टेंशन, उसके अंदर में जो डेवलप हुई है वो टेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। इसका मास मैं प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू 1 kg। ये लेंथ जो है ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज 1 मीटर, और ये एंगल आपको 53 डिग्री यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। चलो शुरू करो इस क्वेश्चन को अप्रोच करना, कैसे आपकी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को लेके। अगर आप कर पाए तो वेल एंड गुड, आपका आंसर 106 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, नहीं आया है तो हम सोल्व करेंगे। पहला मुझे क्या करना चाहिए, पहले हमें देखना है कि हमें रेडियली सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो भी सर्कुलर मोशन है उसको दो हिस्सों में तोड़ लेना है, एक रेडियल में और एक टेंजेंट के अंदर, टेंजेंशियल भी और रेडियल भी। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है टेंजेंशियल की इस टी को निकालने की तो हम करेंगे, वरना कोई जरूरी नहीं है, आप समझने के लिए इसको कर सकते हैं। तो रेडियल में मेरे समझ में आया कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो मैं इसकी एफबीडी बनाकर देख लेता हूं। तो एफबीडी मैंने बनाई, तो नीचे इसके ऊपर में लग रहा है 10 न्यूटन इसके ऊपर में फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन। कैसे आया भाई उसका 10 न्यूटन? क्योंकि 1 kg है, तो वो टुवार्ड्स द अर्थ उसके पास में क्या लगेगी, एक जो वेट है उसका लगेगा, दैट इज मास इनटू में ग्रेविटी, और दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास में 10 न्यूटन फोर्स जनरेट हो गई। ठीक है भाई, अगर ये एंगल यहाँ पर आपके पास में 53 है, तो मैं इस सिनेरियो को थोड़ा सा कुछ ऐसा बना लेता हूँ। ये सर्किल इसका ऐसा बन रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं, रेडियल कंपोनेंट पहचानना बेसिकली। तो मैंने रेडियल कंपोनेंट उसका पहचान लिया है, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर सिनेरियो पर यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ से इसका एंगल जो बन रहा है वो 53 डिग्री एंगल बना है। ठीक है, तो इस पे जो मास लग रहा है, यानी कि नीचे की तरफ में उसका वेट लगेगा, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगाने के लिए एक डेवलप हुआ इसके ऊपर में टेंशन, तो टेंशन डेवलप हो गई है, और इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोवाइड कर दी उसको कितनी, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ से आपने सर्किल को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, आपको समझ में आता है कि 10 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रेडियल है वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, यानी कि ये डायरेक्शन होगी उसकी, ये डायरेक्शन पहचानना जरूरी है। तो ये डायरेक्शन आपने देखा कि यहाँ पर लगा कितना, एम ओमेगा वी गिवन है, तो एम कितना है मेरे पास में 1 है उस ऑब्जेक्ट का मास, और जी कितना, वी कितना है, एम वी स्क्र बाई आर, वी आपके पास में 10 स्क्र है, तो 10 का स्क्वायर आ गया, 10 इंटू में 10 डिवाइड बाई कितना, आर, आर कितना गिवन था, 1 गिवन था, तो ये 1 हो गया। ठीक है भाई, अगर आप यहीं तक सोचकर इस क्वेश्चन को कर देंगे सोल्व कि टेंशन दैट विल बी इक्वल टू 10 10 इंटू में 100, तो
आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, समझो इसको। जो फोर्स है वो मेरे पास में बहुत सारी चीजों के साथ में हम उसको सीखा था कि वो मेरे पास में ग्रेविटेशन के थ्रू भी आ सकती है, वो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैट के थ्रू भी आ सकती है, वो हमारे पास में फ्रिक्शन के थ्रू भी आ सकती है। लेकिन यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके कारण में एक वेट लगा, वो भी यूनिट रखता है न्यूटन की, तो ये भी एक फोर्स हुई, ये भी एक फोर्स हुई। और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी होगा, क्योंकि ये एंगल जो आपका 53 बना है, तो ये एंगल भी आपका कितना बनेगा, 53 डिग्री बनेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हमारे पास में आगे, दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल आगे। तो ये कोई ना कोई इस सरफेस के साथ में इस लाइन के साथ में कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तो ये 10 न्यूटन भी अपना एक कंपोनेंट यहां पर जनरेट कर देगा। ये जो बताया मैंने, जो आपके सामने यहां पर लिखा, दैट इज इक्वल टू mv²/r, ये है हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके साथ में एक फोर्स और जुड़ता है जो कि 10 का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसके रेडियल डायरेक्शन में। इतना तो समझ चुके होंगे कैसे हमको रिजोल्व करना है। तो 10 न्यूटन का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक रहेगा इसका इस डायरेक्शन में। दो डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स रहेंगे। ये वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा उसके टेंजेंशियल को चेंज करवाने के लिए, और ये वाला कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा उसके रेडियल एक्सेलरेशन को चेंज करवाने के लिए, रेडियल जो भी वैल्यूज होंगी उनको चेंज करवाने के लिए। तो इस डायरेक्शन में क्योंकि 53 डिग्री एंगल है, तो 10 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, 6 आएगा। इसको रिजोल्व करना मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में, लगभग सभी क्लासेस के अंदर में इस 53 और 37 का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया 6, तो ये 6 इस डायरेक्शन में आ गया। अच्छा, पहला हमने स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द सर्किल, कर लिया। दूसरा, अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हमने कर दिया। अब आपको जितने भी फोर्सेज हैं उनको आपको जीरो के बराबर करना है। तो जीरो के बराबर करने से पहले मुझे ये भी दिमाग के अंदर में क्लिक हो जाना चाहिए था कि एक 6 न्यूटन की फोर्स और लग रही है बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो यहाँ से आपने इसको कवर कर लिया, दैट इज इक्वल टू टी, और यहाँ से आए आपके पास में 100 प्लस में 6, दैट इज 106 न्यूटन। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले कंसेप्ट ने कितना आसान आपके क्वेश्चन को कर दिया। 3 स्टेप में आप उसको सोल्व कर सकते हैं बस। पहले आइडेंटिफाई द सर्किल, अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ नेट 0। मैं कहता हूं कि जो सर्कुलर मोशन रहता है ना, सबसे आसान क्वेश्चन सेंटर इसके सर्कुलर मोशन के होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई इन 3 चीजों पे काम करना है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। वो पता नहीं लोग क्यों इससे डरते हैं, सर्कुलर मोशन को देख के, क्यों ओमेगा को देख के घबरा जाते हैं। भाई इसमें मैं ओमेगा डाल देता तो क्या कोई चेंज आ जाता है, यहाँ से मैं उसका ओमेगा मैं आपको प्रोवाइड कर देता, मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड, तो क्या चेंज आ जाता है इसके अंदर, कुछ भी नहीं आता। आपको सिर्फ क्या, ये जो फॉर्मूला आपने, फॉर्मूला जो अभी आपने यूज किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, mv²/r यूज किया, इसको आपको यूज करना था m ओमेगा² r। भाई ये कई बार मैं छोटा r लिख रहा हूँ, कभी बड़ा लिख रहा हूँ, तो उससे मतलब नहीं, मत समझना, जो बस सिर्फ ये कंफ्यूज मत होना। सिर्फ ये समझना कि जो पॉइंट ऑफ रिवॉल्यूशन है वहां से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक की, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस है, सिर्फ इतना। बार बार जो हमारे पास में r यहाँ पर यूज किया जा रहा है, क्योंकि एक रिदम बन चुका है, तो बार बार छोटा r ही लिखा जा रहा है, बड़ा r इसके अंदर में नहीं आ पा रहा है। चलो, तो ये समझ में आ गया कैसे चीजों को ये आसान कर रहा है, ठीक है। रेडियल की तो हमने सोल्व कर लिया। अब टेंजेंशियल में, तो टेंजेंशियल का भी हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक एक्सेलेरेशन उसका 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, जो कंपोनेंट है इसका 10 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका कंपोनेंट दूसरा यहाँ पे कितना आएगा, अगर ये 6 आया तो ये मेरे पास में कंपोनेंट 8 आ गया, तो यहाँ पर आपका 8 आ गया। तो नेट फोर्स इस पे कितना लगा, 10 - 8, दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। मास कितना था ऑब्जेक्ट का, 1 kg। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना आ गया, मास इनटू में एक्सेलेरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलेरेशन। तो फोर्स आपको पता है 2 न्यूटन है, मास आपके पास में 1 kg, ए मेरे पास में आ गया, ए दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि टेंजेंशियल ये कौन सा एक्सेलेरेशन आया, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आया, ठीक। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आपके पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, अगर मैं ये पूछ लेता इस केस के अंदर में कि एक्सेलेरेशन बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ, तो एक्सेलेरेशन को दो हिस्सों में तोड़ते हैं हम। एक मेरे पास में रेडियल का स्क्वायर, दूसरा टेंजेंशियल का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। तो ये कंप्लीट एक्सेलेरेशन होता है। तो ए रेडियल आपने कितना निकाला, v²/r से आपने कितना निकाला, v था मेरे पास में 10 इंटू में 10 डिवाइड बाई r कितना था 1 था, तो 100 आ गया। तो 100 का स्क्वायर, और टेंजेंशियल अभी आपने निकाला कितना है, मेरे पास में 2 आया, तो 2 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व करो, ये आपके पास में टोटल एक्सेलेरेशन ऑब्जेक्ट का आ जाता। तो दो चीजों को लेकर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया है।
कि क्या मेरे लिए रेडियल की इंपॉर्टेंस है और क्या हमारे लिए टेंजेंशियल की इंपॉर्टेंस है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मेरे लिए ये होनी चाहिए, मतलब मिनिमम से मिनिमम तो ये तो होना ही पड़ेगा, सर्कुलर मोशन होना है, कि ए रेडियल प्रेजेंट होना चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर में, ये जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है इट कैन बी जीरो, लेकिन इट डजेंट मीन कि अल्फा मेरे पास में जीरो है तो बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी। अगर सर्कुलर मोशन करना है तो ये कंडीशन अगर उसके पास में है कि ए रेडियल प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट के पास में, तो कंफर्म है कि सर्कुलर मोशन करेगी ही करेगी, क्योंकि ये उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाता है। और वहां से मुझे स्ट्रिंग बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं पेंडुलम वगैरह से रिलेटेड, वहां पे टेंशन निकालने के लिए बोला जाता है, तो मैं टेंशन की निकालने के लिए अपने डायरेक्ट इस 3 स्टेप टेक्निक का यूज करूंगा। आइडेंटिफाई द सर्किल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ जो कि रेडियली आउटवर्ड लगेगा उस पर्टिकुलर केस के अंदर में, जहां भी ऑब्जेक्ट है रेडियली आउटवर्ड लगाना है, उसके सेंटर को पहचानना है, सेंटर से आपको रेडियली आउटवर्ड निकालना है, और फिर एफ नेट को जीरो कर देना है। एफ नेट को जीरो करने के लिए थोड़ा सा कोशिश हमेशा यहाँ पर रहना है कि क्या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आसपास में कोई और फोर्स तो नहीं लग रही है, यानी कि आपको एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए जो टेंशन है, और फिर उन सभी को आप क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। चलिए, ये थी आज की क्लास। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और थोड़े और बेटर लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर में मैं निकाल कर लेके आऊँगा, जहाँ से थोड़ा सा दायरा और बढ़ेगा आपका सर्कुलर मोशन को सोचने का, समझने का। चलिए, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद में हमारा चैप्टर जो खत्म हो जाएगा, फिर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे काम करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अच्छी थ्योरी वहाँ पर बनती है, तो थ्योरी के साथ में हम उसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। आज जो मैंने करवाया है इसको 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करें, न्यूमेरिकल्स को अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करें। सीट आपको प्रोवाइडेड है जो ऐप है वहाँ पर भी, और जहाँ भी कंटेंट आप लोग को अवेलेबल करवाया जा रहा है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मेन आज की जो क्लास थी वो न्यूमेरिकल के साथ में कंसेप्चुअली ज़्यादा थी। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आता है कि हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों दिया, सर्कुलर मोशन का दिमाग में आते हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है सर्कुलर मोशंस को, तो आपको हमेशा अपने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तोड़ना आना चाहिए, एक रेडियली और एक टेंजेंशियली काम करना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया कि एक रेडियली मैंने काम किया और दूसरा हमने टेंजेंशियली काम किया, तो रेडियली को मैंने सेपरेट सोल्व किया, टेंजेंशियली को मैंने सेपरेट सोल्व किया, दोनों की एक्सेलेरेशन मैंने निकाल लिए। यहाँ से मेरे पास में ये 100 आया और यहाँ से आपके पास में 2 आया, ये 100 और ये 2, दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करी, तो ये रेडियल से मेरे पास ये सारी वैल्यूज डिफाइन करी मैंने, यहाँ से आपने निकाल लिया इसको। तो मेन अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए 3 स्टेप वाली, कि कैसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो ज़्यादा कंसेप्चुअल थी मेरे पास में क्लास, सर्कुलर मोशन से दिमाग में आया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे वो मूव कर रहा है, वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगेगी। ध्यान रखना, इस रेडियली आउटवर्ड को मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेंटर ना कई बार आपको धोखा देगा आगे। अभी तो आपको ये सर्कल ऐसे दिख रहा है ना, जब मैं कॉनिकल पेंडुलम लेके आऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम के अंदर में, उसके अंदर में ये सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना, अप्रोच कैसे रखेंगे वो तो मेरे काम में सिखाना है यहाँ पर आप लोग। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच।